हाँ जी। तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ लेक्चर 3 आपका जीएसटी एग्जाम्पशंस का। पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्पशंस उसमें कवर किए हैं, उनमें हेल्थ केयर रिलेटेड कवर की है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पशंस थी वो उन 2 लेक्चर्स में 3 चार्ट्स में कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप जितनी भी एग्जाम्पशंस बची हैं जीएसटी के अंदर, उन सबके जो चार्ट्स हैं वो ऑलरेडी सबके सबके चार्ट्स ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, आज सुबह ही डाले हैं। तो आप लोगों को जिनको सिर्फ चार्ट से काम चल जाएगा, मतलब सिर्फ चार्ट्स चाहिए, खुद पढ़े हुए हैं वो लोग क्या करें, वो अपना टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर खोल लें और वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। आज इस लेक्चर में मैं बैंकिंग रिलेटेड और इंश्योरेंस रिलेटेड जो मेरे चार्ट्स हैं और जो एग्जाम्पशंस हैं उनको रिवाइज करवाऊँगा। ठीक है। अभी जो पहले 2 लेक्चर्स थे वो काफ़ी डिटेल में मैंने करे थे, क्योंकि एक चार्ट्स का फ्लो समझाना था। ठीक है। आज अब हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स भी अब सबके पास आ रहे हैं। ठीक है। तो डिटेल में समझने का तो वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं होगा, तो अब जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं बैंकिंग रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है भाई, देखो हमारे यहाँ पर, हमारे देश में बैंकों का बादशाह कौन है? आरबीआई है ना। तो सबसे पहले तो आरबीआई की बात ही कर लेते हैं। आरबीआई किसी को भी कोई सर्विस दे, चाहे वो रेसिपिएंट बैंक हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। आरबीआई के द्वारा दी गई सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, चाहे वो बैंक्स को दे, चाहे वो किसी और पर्सन को दे। ठीक है। वैसे तो नॉर्मली आपके मेरे जैसा पर्सन तो वैसे जाएगा नहीं आरबीआई में, है ना। हम तो नॉर्मल किसी बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे जाके। ठीक है। बट अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लो, अब वो बैंक तो नहीं है, लेकिन वो आरबीआई के पास जाएगा और वो कोई भी सर्विस लेगा, वो एग्जाम्प्ट है। और बाई चांस मान लो आप भी चले गए, फॉर एग्जाम्पल कि आप भी कोई सर्विस लेने चले गए, तो आपके लिए भी वो सर्विस एग्जाम्प्ट होगी, आरबीआई द्वारा दी गई। अगर आरबीआई सप्लायर है सर्विसेज का, तो उसके द्वारा दी गई सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हैं, रेसिपिएंट चाहे कोई भी हो। ठीक है। अब आरबीआई सर्विस देगा, देने वाली सर्विसेज तो एग्जाम्प्ट हैं। क्या लेने वाली एग्जाम्प्ट हैं? लेने वाली एग्जाम्प्ट में सारी सर्विसेज तो अब देखो हम पढ़ नहीं सकते। एक सर्विस जो एग्जाम्पशन एंट्रीज में दी हुई है वो बात कर लेते हैं। ठीक है। आरबीआई बहुत सारी सर्विसेज रिसीव करेगा ना, कंस्ट्रक्शन सर्विस भी रिसीव कर सकता है आरबीआई, बहुत सारी सर्विसेज रिसीव कर सकता है। उसमें से एक सर्विस ये है कि आरबीआई अगर किसी इंडिया से बाहर, किसी से फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स रिलेटेड कोई सर्विस लेता है, तो वो सर्विस एंट्री नंबर 42 में एग्जाम्प्ट है। तो आरबीआई ने दी सर्विसेज, बैंक को दी चाहे किसी और पर्सन को दी, वो सारी एग्जाम्प्ट। आरबीआई ने सर्विसेज ली किसी से, आरबीआई रेसिपिएंट है, तो कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स की कोई सर्विस ली तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, अब आप गए बैंक में। अभी तक तो हमने पढ़ लिया आरबीआई की सर्विसेज। अब आरबीआई ने बैंक को सर्विस दी, आरबीआई ने किसी और पर्सन को सर्विस दी। अब हमको बात करनी है कि बैंक जब आगे सर्विसेज दे रहा है, तो बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अब एक बैंक है, वो एक दूसरे बैंक को सर्विस दे सकता है। इस मतलब कि मान लो अगर ये पीएनबी है, तो पीएनबी किसी एसबीआई बैंक को सर्विस दे सकता है। हो सकता है ना पीएनबी ने एसबीआई को लोन दिया हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। हो सकता है आरबीआई को भी दिया हो, आरबीआई भी इज अ टाइप ऑफ बैंक ना। तो अगर कोई बैंक किसी बैंक को कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे फॉरेक्स डीलर को, बैंक ने बैंक को सर्विसेज दी, उसके अलावा आप जितने लोग बच गए, उसमें से मैंने एक क्लासिफिकेशन अलग कर दी, क्या? फॉरेक्स डीलर की। ठीक है। या फिर किसी और पर्सन को, अब बच गए जितने लोग, बैंक किस किस को सर्विस देगा? बैंक देश के जितने भी लोग हैं, कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एचयूएफ्स हैं, इन सबको ही देगा ना, है ना। तो उसकी मैंने कैटेगरी क्या बनाई? बैंक ने किसी बैंक को सर्विस दी, बैंक ने किसी फॉरेक्स डीलर को सर्विस दी, ठीक है, और बैंक ने किसी और पर्सन को सर्विस दी। ठीक है। किस जो भी बच गए अब सारे वो अदर पर्सन में आ गए। ठीक है। तो पहली चीज, जब बैंक किसी को भी लोन देगी, डिपॉजिट देगी, कोई एडवांस देगी, कोई बिल डिस्काउंट करेगी, जिसके बदले बैंक को इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है, किसी को भी दी गई हो। ठीक है। बैंक से आप लोन लेने जाओ, आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक ने आपको लोन की सर्विस दी, जिसके बदले आपने कंसिडरेशन दी इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है। या बैंक के पास आप गए बिल डिस्काउंट करवाने, बैंक ने आपको बिल डिस्काउंट करके दिया और कुछ चार्जेस काटे जिनको डिस्काउंट बोलते हैं, तो बैंक ने आपको क्या सर्विस दी? बिल डिस्काउंटिंग की, और बदले में आपसे क्या चार्जेस लिए? डिस्काउंट। तो जहां जहां पर बैंक कोई सर्विस दे रही है, और सर्विस कैसी है? लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स या बिल डिस्काउंटिंग की, जिसकी कंसिडरेशन या तो इंटरेस्ट डिस्काउंट है,
या फिर या तो इंटरेस्ट है या फिर डिस्काउंट है, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। देखो, बैंक ने बैंक को या फॉरेक्स डीलर को सर्विस दी डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, डिस्काउंटिंग की, जिसकी कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, वो एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 27A में। ठीक है, बैंक ने अब बचे हुए किसी बंदे को डिपॉजिट, एडवांसेस, लोन्स, बिल, डिस्काउंटिंग की सर्विस दी जिसकी कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री 27A। ठीक है, बैंक ने आरबीआई से सर्विस ली, एग्जेम्प्ट, क्योंकि आरबीआई द्वारा दी गई सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, बैंक ने आगे सर्विस दी, किसी भी बंदे को दी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फॉरेक्स डीलर हो, चाहे वो अदर पर्सन हो, अगर सर्विस रिलेटेड टू डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस और बिल डिस्काउंटिंग है, और जो कंसिडरेशन उसके बदले जो कंसिडरेशन मिली वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट की कंसिडरेशन है, तो वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब आपने एक चीज सुनी होगी कि बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो वो कुछ प्रोसेसिंग फी लेते हैं आपसे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ये जो प्रोसेसिंग फीस बैंक ले रहा है ना, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लोन दिया 1 लाख का, आपने उस पर ब्याज दिया 5,000 का, वो 5,000 पे वो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन 1,000 रुपये आपसे प्रोसेसिंग फीस ली, वो 1,000 पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। तो देखो, डिपॉजिट, एडवांस, लोन, बिल डिस्काउंटिंग, प्रोसेसिंग फी टैक्सेबल, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फी टैक्सेबल, और कौन सा था, हाँ बस ये था। ठीक है, 2 जगह था। किसी भी पर्सन को, एक बार फिर से बोल देता हूँ, आरबीआई ने बैंक को सर्विस दी, एग्जेम्प्ट, बैंक ने आगे लोन एडवांस वाली सर्विस दी, कंसिडरेशन इंटरेस्ट डिस्काउंट है तो एग्जेम्प्ट, प्रोसेसिंग फी है तो टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल सर्विस जो आप नॉर्मली हम लोग लेते हैं। बैंक ने, अब फॉरेक्स डीलर क्यों मैंने यहां पर ऐड करा उसकी बात करता हूं। बैंक ने फॉरेक्स डीलर को लोन एडवांस वाली दी तो एग्जेम्प्ट है 27A में, लेकिन क्या करते हैं बैंक्स जो होती हैं आपस में, खुद बैंक्स भी और किसी फॉरेक्स डीलर के साथ भी फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज करती हैं। आप लोगों ने अभी अगर इंटर वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो उन्होंने शायद ये चीज़ नहीं पढ़ी फॉरेक्स, लेकिन जो फाइनल वाले हैं उन्होंने तो अपना एसएफए में पढ़ा होगा फॉरेक्स। आपको पता है कि बैंक्स जो हैं एक दूसरे से फॉरेन एक्सचेंज खरीदती हैं। मान लो एसबीआई के पास कोई कस्टमर गया कि सर ये लो रुपया और मुझे डॉलर दे दो, और एसबीआई के पास उस वक्त पे डॉलर नहीं है, तो वो क्या करेगा, पीएनबी से खरीद लेगा। ठीक है, कोई फॉरेक्स डीलर है, प्राइवेट डीलर्स भी तो होते हैं, आप उसके पास गए, जी मेरे को ये लो रुपया, मेरे को डॉलर दे दो, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास डॉलर नहीं है वो एसबीआई से खरीद लेगा। उसको एसबीआई से कुछ कम रेट में मिलेगा, वो आपको थोड़ा ज़्यादा रेट से बेच देगा, उसका काम चल जाएगा, वो प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, अब जब एक क्या बोलते हैं, जब एक बैंक दूसरे बैंक को फॉरेन एक्सचेंज की सेल या परचेज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक फॉरेक्स डीलर दूसरे फॉरेक्स डीलर को सेल या परचेज कर रहा है फॉरेक्स की, या फिर एक बैंक एक फॉरेक्स डीलर के साथ सेल या परचेज कर रहा है फॉरेक्स की, तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। फिर से बोल रहा हूं, बैंक ने बैंक को फॉरेक्स बेचा, देखो बैंक ने बैंक को फॉरेक्स बेचा, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स एग्जेम्प्ट 27B। ठीक है, बैंक ने फॉरेक्स डीलर को फॉरेक्स बेचा, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स एग्जेम्प्ट 27B। फॉरेक्स डीलर ने अनदर फॉरेक्स डीलर को सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स, दिख रहा है, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स किया, एंट्री नंबर 27E में, बी में एग्जेम्प्ट। लेकिन अब अनदर फॉरेक्स डीलर ने, या फिर इस फॉरेक्स डीलर ने, या फिर इस बैंक ने अगर कस्टमर से सेल परचेज करी, तो वो क्या है, समझे। एंट्री नंबर 27 भी अगर आपके पास है तो बुक में पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि बैंक्स आपस में या किसी डीलर के साथ या डीलर्स आपस में सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स कर रहे हैं तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर फॉरेक्स डीलर या फिर बैंक कस्टमर को सेल परचेज कर रहा है, कस्टमर के साथ सेल परचेज कर रहा है, तो वो सर्विस टैक्सेबल है। इसका वैल्यूएशन का रूल भी है अलग से। ठीक है, अगर जहां पर फॉरेक्स की सर्विस टैक्सेबल होगी, जो डिफरेंस है, ठीक है, जो टैक्सेबल होगा वो आपका, अगर मतलब बैंकों का आपस में है, फॉरेक्स डीलर्स का आपस में, बैंक का फॉरेक्स डीलर के साथ है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर कस्टमर के साथ है तो टैक्सेबल। ठीक है जी, अच्छा, ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये तो था, ये वाले 2 पॉइंट तो थे बैंक और फॉरेक्स डीलर के लिए। अदर पर्सन के लिए डिपॉजिट एडवांस वाला तो सेम ही पॉइंट है, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स टैक्सेबल। ठीक है, अगर किसी बैंक ने किसी भी पर्सन को क्रेडिट कार्ड सर्विस दी, अब एक बैंक दूसरे बैंक को तो क्रेडिट कार्ड सर्विस देगा नहीं, ठीक है, एक बैंक दूसरे फॉरेक्स डीलर को दे सकता है, एक बैंक उसके अलावा जितने लोग बच गए उनको सबको दे सकता है क्रेडिट कार्ड सर्विस, तो वो टैक्सेबल है, किसी को भी दी हो। एक बैंक ने किसी भी दूसरे पर्सन को इंक्लूडिंग फॉरेक्स डीलर, ठीक है, यहां मैंने लिखा भी हुआ है,
ये जो तीसरी और चौथी एंट्री है ना, ये फॉर बोथ फॉरेक्स डीलर एंड अदर पर्सन है, ठीक है। अगर कोई बैंक किसी फॉरेक्स डीलर को चाहे किसी और पर्सन को क्रेडिट कार्ड सर्विस दे रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड सर्विस टैक्सेबल है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक सर्विस और देता है बैंक, सेटलमेंट ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन्स बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन। जब आप क्या बोलते हैं, आपने कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन की होगी तो वो पीओएस मशीन होती है जिसमें आपका कार्ड डालते हैं या पिन डालते हैं और पेमेंट हो जाती है। वो पीओएस मशीन जिस बैंक की है उसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक, ठीक है। वो बैंक जो भी सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो बैंक उस ट्रेडर को, जो बिजनेसमैन है, उसको एक सर्विस दे रहा है ना, कि वो क्रेडिट कार्ड के बदले पेमेंट ले रहा है, उसको दे रहा है और उसके बदले वो कुछ चार्जेस ले रहा है। ये वाली जो सर्विस है, अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट जहां पर 2,000 रुपए तक है वहां तो एग्जेम्प्ट है, जहां पर ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2,000 से ज्यादा है वहां पर टैक्सेबल। आपने कार्ड स्वैप किया, अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2,000 से कम है, 2,000 रुपए तक है, तो उस बैंक ने जो उस बिजनेसमैन को सर्विस दी, ठीक है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2,000 से ज़्यादा है तो उस बैंक ने उस बिजनेसमैन को जो सर्विस दी वो टैक्सेबल है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो थे आपके बैंक ने। अब ये देखो, जो लास्ट की दो सर्विसेज पड़ी है ना, वो बैंक को तो नहीं देगी, ठीक है, मुश्किल है कि दे। अच्छा, अगला पॉइंट। अच्छा, अब अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बैंक कौन कौन सी सर्विसेज, लोन एडवांस वाली दे रहा है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, प्रोसेसिंग फी टैक्सेबल है, ठीक है। सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स, अगर फॉरेक्स डीलर को कर रहा है या बैंक को कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। किसी और पर्सन को लोन डिपॉजिट वाली तो एग्जेम्प्ट है, सेल परचेज फॉरेक्स वाली टैक्सेबल है, क्रेडिट कार्ड सर्विस टैक्सेबल है। जो ये सेटलमेंट ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन है वो अगर 2,000 तक की ट्रांजेक्शन है तो एग्जेम्प्ट है, 2,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपका अकाउंट जनधन बैंक, जो जनधन अकाउंट वाला है, सेविंग्स बैंक अकाउंट, जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपका अकाउंट है, तो कोई भी सर्विस अगर आपने बैंक से ली है, कोई भी सर्विस, वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, आपको लोन एडवांस कुछ देखना ही नहीं। अगर आपका जनधन बैंक अकाउंट है और आपने बैंक से कोई भी सर्विस ली, सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, आप भूल जाओ कुछ भी, ठीक है। एंट्री नंबर 27 ए में। अच्छा, अब आओ पॉइंट नंबर 6 में। एक बैंक ने किसी पीएसयू या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को लोन दिया, ठीक है। देखो, इस बैंक ने एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। बैंक अगर किसी पीएसयू या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को लोन दे रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? बैंक वाली में तो आएगा नहीं। बैंक को तो दी नहीं सर्विस, ना बैंक ने फॉरेस्ट, बैंक ने अदर पर्सन को दी, है ना। पीएसयू अदर पर्सन में आ जाएगी ना इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर किसी बैंक ने किसी अदर पर्सन को एडवांस लोन की सर्विस दी तो इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है, प्रोसेसिंग भी टैक्सेबल है, वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। बैंक ने पीएसयू को या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को इंटरेस्ट डिस्काउंट की सर्विस दी तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोसेसिंग भी टैक्सेबल है। लेकिन पीएसयू के बिहाफ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब पीएसयू या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या यूनियन टेरिटरी के अंडरटेकिंग है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की वो पीएसयू है, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी अगर गारंटी देती है उस लोन की, लोन दिया बैंक ने पीएसयू को और इस सरकार ने बैंक को गारंटी दी कि जी अगर वो पीएसयू लोन ना दे पाई तो हम देंगे। समझ गए बात को? बैंक ने लोन दिया पीएसयू को, जो इंटरेस्ट लिया वो एग्जेम्प्ट है, प्रोसेसिंग फी ली वो टैक्सेबल है। इस बैंक को गारंटी दी किसने? सरकार ने, कि भाई अगर उस बंदे ने, उस पीएसयू ने लोन नहीं दिया तो हम पे करेंगे। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ, इनडायरेक्टली ये जो सरकार है वो किसको सर्विस दे रही है? वो बैंक को सर्विस दे रही है, पीएसयू को सर्विस दे रही है। आपने किसी के लोन की गारंटी दे दी बैंक में जाके, तो आप उस बंदे को सर्विस दे रहे हो ना, आप बैंक को थोड़ी ना सर्विस दे रहे हो। समझ रहे हो? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जब किसी पीएसयू के बिहाफ पर गारंटी दी तो वो गारंटी वाली जो सर्विस दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। इस चार्ट में ऐसा लग रहा है कि ये बैंकिंग कंपनी को दिया है, बैंकिंग कंपनी को तो गारंटी दी है, किसके बिहाफ पे दी है? पीएसयू के बिहाफ पे, ठीक है। और ये जो गारंटी दी, ये जो सर्विस दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने पीएसयू या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को, ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 34A यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो लास्ट के दो तो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। अच्छा, अब आरबीआई ने किसी और पर्सन को सर्विस दी, अदर पर्सन, भाई या तो बैंक को दी
फिर आगे बैंक ने फर्दर सर्विसेज दी। यहां पर क्या है, किसी अदर पर्सन को सर्विस दी। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए, इसमें एनबीएफसीज भी आ गई, इसमें आप जैसे हम जैसे लोग भी आ गए, इसमें रिलायंस भी आ गई, इसमें वो सारी कंपनीज भी आती। ठीक है, सबने जब आरबीआई से डायरेक्टली सर्विस ली तो वो एग्जाम्पल। ठीक है, अब किसी और पर्सन ने, बैंक के अलावा जितने लोग बच गए, मान लो आप बच गए, है ना, आप बच ही गए, मान के लो, आपने अगर किसी को लोन दिया, आप भी तो एक नॉर्मल इंसान भी तो किसी को लोन दे सकता है ना, जरूरी है बैंक होना? नहीं ना। आपने किसी को लोन दिया, किसी भी पर्सन को लोन दिया, लोन, एडवांस, डिपॉजिट, बिल डिस्काउंटिंग दी, जो जहां पर ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट का डिस्काउंट है तो वो एग्जाम्प्ट है, जहां पर प्रोसेसिंग फी है तो टैक्सेबल है। आपने भी अगर लोन दिया ना किसी को, इंटरेस्ट लिया, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, जो एंट्री नंबर 27A है उसमें लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ लोन, डिपॉजिट, एडवांस, बिल डिस्काउंटिंग। बैंक नहीं लिखा कि सर्विस गिवन बाय बैंक। समझ रहे हो? वहां पर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है किस चीज की, लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस की, तो उसके बदले जब इंटरेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, प्रोसेसिंग फी मिल रही है तो टैक्सेबल है। क्लासिफिकेशन किस लिए करी मैंने? ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर आए कि भाई बैंक को बैंक दे रही है तो है ही, लेकिन अगर आप भी दे रहे हो तो भी है, और बैंक के साथ में और सारी सर्विसेज, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स वाली सर्विस भी एसोसिएटेड है। इसलिए मैंने उसको, ये फॉरेक्स डीलर को साथ में बनाना था तो मैंने इसलिए उसको अलग कैटेगरी बना दी। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन है, किसी भी पर्सन को लोन दे रहा है, जहां तक कंसिडरेशन आपकी इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, एग्जाम्प्ट है, जब प्रोसेसिंग फी है तो टैक्सेबल है। अगर कोई अदर पर्सन, बैंक के अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्रेडिट कार्ड की सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल ही है, सेम ही है जैसे बैंक के केस में था। ठीक है, आगे समझ? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी हमने क्या बात करा, आरबीआई ने किससे सर्विस ली थी? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सर्विस क्या थी? सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेक्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, वो एग्जाम्प्ट है। आरबीआई ने आगे किसी को भी सर्विस दी, एग्जाम्प्ट है। आगे जो लोग थे, बैंक है, बैंक ने बैंक को, फॉरेक्स डीलर को, किसी भी पर्सन को लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट लिया तो एग्जाम्प्ट है, प्रोसेसिंग फी ली तो टैक्सेबल है। क्रेडिट कार्ड सर्विस टैक्सेबल है। सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स की सर्विस फॉरेक्स डीलर के साथ की, दूसरे बैंक के साथ की तो एग्जाम्प्ट है, किसी और पर्सन के साथ की तो टैक्सेबल है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शन 2000 तक की ट्रांजैक्शन है तो एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन तो टैक्सेबल है। एक फॉरेक्स डीलर ने दूसरे फॉरेक्स डीलर के साथ सेल परचेज करी, एग्जाम्प्ट है, लेकिन कस्टमर के साथ चाहे बैंक करे चाहे फॉरेक्स डीलर करे, सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स टैक्सेबल है। ठीक है, एक बैंकिंग कंपनी ने कोई भी सर्विस दी, अगर बैंक अकाउंट, जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है तो वो सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर गवर्नमेंट ने अपनी पीएसयू ने जो लोन लिया, गवर्नमेंट की पीएसयू ने या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ने जो लोन लिया, उस लोन के बदले अगर कोई गारंटी देती है ये सरकार, तो वो सर्विस जो दी सरकार ने वो भी एक्सेप्ट है। सर्विस किसको दी होगी? ऑब्वियसली उस पीएसयू को दी है। ठीक है, वो चार्ट में ऐसा लग रहा होगा, वो उस फ्लो में बनाया कि गारंटी किसने दी है। ठीक है, अच्छा, अब बैंक भी तो कुछ सर्विसेज लेगा है ना, बैंक भी तो कुछ सर्विस ले लेगा, बहुत तरह की सर्विसेज लेगा, कंस्ट्रक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी की, और बताओ, रेंट की। अब वो सारी सर्विसेज अलग अलग एंट्रीज में जहां जहां कवर्ड है वहां, यहां हम सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड कोई सर्विस अगर बैंक ने लिया तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ने बैंकिंग रिलेटेड क्या सर्विस ले सकता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं। ठीक है, इनको मैं डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूं, लेकिन मैं एक हिंट सा दे देता हूं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट तो होता है कि जो बैंकिंग बिजनेस को प्रमोट करता है जाके, ठीक है, ऐसे एरियाज में जाएगा जहां पर बैंकिंग बिजनेस थोड़ा कमजोर है और वहां पर प्रमोट करेगा। ठीक है, फैसिलिटेटर के पास बहुत और ज्यादा राइट्स होते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट के पास राइट्स कम होते हैं, वो प्रमोट कर सकता है, थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन फैसिलिटेटर क्या है ना, फैसिलिटेटर डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है, अकाउंट्स भी खुलवा सकता है, फैसिलिटेटर के पास ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है या ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो बैंक के बिहाफ पर जा रहा है, एक इंसान है, बैंक के बिहाफ पर जा रहा है, रूरल एरियाज में भी जा रहा है, अर्बन एरियाज में भी जा रहा है, और वहां पर बैंक को प्रमोट कर रहा है, बैंकिंग को प्रमोट कर रहा है, वहां से अकाउंट होल्डर्स लेकर आ रहा है। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो बैंक का एजेंट है। बैंक का एजेंट भी तो एक, अब ये भी तो बैंक को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बैंक ये बिजनेस फैसिलिटेटर की या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज रिसीव कर रही है ना, तो क्या करें इस सर्विस को? टैक्सेबल करें कि एग्जेम्प्ट करें? क्या बोला जीएसटी के लॉ ने? भाई अगर रूरल एरिया में जाके बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, 39 है,
और अगर अर्बन एरिया में कर रहे हो तो टैक्सेबल है। मतलब ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस जिस बंदे ने भी बैंक को दी, अगर उसने रूरल ब्रांच को दी बैंक के तो एग्जेम्प्ट है, अगर अर्बन ब्रांच को दी तो टैक्सेबल है। इसका मकसद क्या है भाई? रूरल एरिया में बैंकिंग को बढ़ावा देना, अर्बन में तो वैसे ही सबके बैंक अकाउंट होते ही हैं मोस्टली, ठीक है। समझ गए? अच्छा, अब ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी तो किसी सर्विस दे सकता है। अब सोचो, बैंक ने एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट किया कि भाई तू जा हरियाणा के गाँवों में या पंजाब के गाँवों में जा और हमारे लिए हमारी बैंकिंग सर्विस को प्रमोट कर, ठीक है जी। अब ये अकेला बंदा या इसके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये पूरे एरिया को कवर कर सके, तो इसने किसी और से हेल्प ली कि भाई ऐसा कर, मेरे को जो पैसे मिलेंगे ना बैंक से, मैं उसमें से कुछ हिस्सा तेरे को दे दूंगा, तू इतने एरियाज ले ले, इतना इतना हिस्सा तू कर ले। मान ले हरियाणा सिर्फ तू कवर कर ले, पंजाब मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। और तू भी वही काम तो वही करना है, पर तू जाके तू करा। तो उस पर्सन ने जिसने अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर को जो बंदा सर्विस दे रहा है, एनी पर्सन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी सर्विस। और ये इंटरमीडियरी सर्विस भी एक्सेप्ट, ठीक है। बैंक को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर ने कोई सर्विस दी, रूरल ब्रांच रिलेटेड दी तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन ब्रांच रिलेटेड दी तो टैक्सेबल है। इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर को किसी भी पर्सन ने इंटरमीडियरी सर्विस दी, वो एग्जेम्प्ट है। एंट्रीज के नंबर लिखे हुए हैं, ए और बी एंट्रीज आपको, ये जैसे मैं ए और बी कह रहा हूँ, ये 27A 27B सब लिखा हुआ है ना, ये 39B, ये 39A, इन ए बी को याद करने की जरूरत नहीं है, आप 39 27 याद कर लो। वैसे तो ये भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बात याद है तो, ठीक है। बहुत सारी एंट्रीज हैं यार, मैं काउंट करा शायद 110 एंट्रीज हैं टोटल जीएसटी एग्जाम्पशंस की, कितनी याद कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि मेन कर लेना बस, कौन सी वाली, ये 27 जो है इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली, या सेल परचेज ऑफ फॉरेक्स भी 27 में ही है, बस मेन यही एंट्री है 27, ठीक है। अच्छा, अब एक और एक एंट्री और बैंकिंग से रिलेटेड है, रादर फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। आपको पता होगा एसईजी होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। स्पेशल एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है जिसका काम मेजरली फॉरेन कस्टमर से डील करना है, एक्सपोर्ट करना है ना। ऐसे एसईजी में आईएफएससीज होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बोलते हैं शायद, ठीक है। ये आईएफएससीज का काम क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज देना, ठीक है। ऐसा कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कोई इंटरमीडियरी जो कि एसईजेड में लोकेटेड है, ठीक है, ये किसी कस्टमर को, जो अब कस्टमर का इंडिया से बाहर, देखो इस एसईजी बनाने का पर्पस ही तो बाहर वालों को सर्विस देना है ना, ठीक है। वहां से सर एक्सपोर्ट जो है, चाहे सर्विस का हो चाहे गुड्स का हो, बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए उनको, है ना। तो भाई जब एसईजी की बात हो रही है, तो एसईजी जब फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो ऑब्वियसली वो कोशिश, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि वो कस्टमर जो है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड, ठीक है। तो अगर किसी इंटरमीडियरी ने किसी कस्टमर को जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज दी, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी कौन सी करेंसी में दी? अदर देन आईएनआर। भाई अगर देखो, अगर किसी इंटरमीडियरी ने किसी बाहर के कस्टमर को लोन दिया, ठीक है, अब वो लोन के बदले इंटरेस्ट जो आएगा वो डॉलर में आएगा, डॉलर में आएगा तभी फायदा ना हमारे देश का। इन इंटरमीडियरीज को, इस एसईजेड को फायदा, गवर्नमेंट इतने सारे फायदे क्यों दे रही है कि भाई फॉरेन करेंसी कमा के दो हमें, डॉलर कमा के दो, रुपया तो हमारे वाले कमा के दे ही रहे हैं, डॉलर कमा के दो तुम, ठीक है। तो अगर तुम फॉरेन करेंसी में किसी फॉरेन कस्टमर को सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस क्या है? वो भी एग्जेम्प्ट है, एंट्री नंबर 39 है, ठीक है। कस्टमर की लोकेशन आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। इंडिया के कस्टमर से अगर आप डॉलर में दे कर भी रहे हो तो इंडिया का कस्टमर तो फिर आरबीआई से, एसबीआई से या किसी फॉरेक्स डीलर से डॉलर खरीद के दे देगा आपको, तो फायदा क्या हुआ? वो तो इंडिया में घूम रहा है, फिर डॉलर बाहर से अंदर लाना है। बाहर से अंदर कब लाएंगे? जब बाहर के बंदे को सर्विस देंगे तभी तो वो देगा डॉलर, उससे पेमेंट मिलेगी, वो डॉलर आएगा, ठीक है। तो ये थे बैंकिंग रिलेटेड। मेन आपको ये याद करना है कि कोई भी बंदा किसी को भी लोन एडवांस दे रहा है अगर, और कंसीडरेशन जहाँ तक इंटरेस्ट या डिस्काउंट है तो वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल। फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड बैंक या डीलर्स आपस में जब कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कस्टमर से कर रहे हैं तो टैक्सेबल, ठीक है। ये मेन 2 पॉइंट्स हैं इसमें। बाकी सब पॉइंट्स इसलिए मैंने इसमें डाल दी कि वो अलग अलग 10 एंट्रीज मान लो कवर हो रही हैं, अलग अलग पढ़ोगे, आदि याद रहेंगी नहीं रहेंगी, ये फ्लो में एक याद हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस रिलेटेड। पहली बात तो इंश्योरेंस, आप कितने तरह के इंश्योरेंस आपने सुने होंगे, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, है ना। वही मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस नहीं, आपने अपनी बाइक का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, क्या वो जीएसटी एग्जेम्प्ट है? नहीं। जनरल इंश्योरेंस की स्कीम्स दी हुई हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एक्सीडेंट रिलेटेड, अदर्स हो गई कुछ, और कैटल रिलेटेड स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स हैं जितनी इस एंट्री में, एंट्री नंबर 35 में दी हुई हैं। 18, पहले 17 थी, एक अब एग्जाम्पशन है। ये बांग्ला, ये वाली बांग्ला शस्य बीमा दिख रहा है, ये एग्जाम्पशन है, ये बांग्ला शस्य बीमा जो अदर्स में 4th पॉइंट है, ठीक है, ये एग्जाम्पशन है। तो आपको इन स्कीम्स के नाम याद करने हैं सर, सारे नाम याद करने नहीं यार, एक बार रीडिंग मार लो, नहीं पूछेगा, रीडिंग मार लो बस एक बार, मैंने डाल दिया कि भाई रीडिंग मार लोगे, लास्ट डे में याद रह जाएंगी, ठीक है। आपको इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दे सकती है, जनरल इंश्योरेंस सर्विस दे सकती है ना। क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज लेती है? हाँ भाई, इंश्योरेंस कंपनी भी कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेगी, रेंट की सर्विस लेगी, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस लेगी, ठीक है, ना जाने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेगी, बहुत सारी सर्विसेज लेगी। क्या सारी की एग्जाम्पशंस पढ़नी है? नहीं। कौन सी पढ़नी है? इरिडा वाली, इरिडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम सुना हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी को जो भी सर्विसेज देगी वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एंट्री नंबर। अब ये मैंने इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है, मतलब कोई भी जो इंश्योरर है, इंश्योरर जो भी है वो इंश्योरर को आईआरडीए जो भी सर्विस देगी वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस में तो वो सारी स्कीम्स आपको याद करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़नी है एक बार, आएंगी नहीं, ठीक है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस पहले आसान पढ़ लेते हैं। हमारे जवान, आर्मी वाले, नेवल, एयरफोर्स वाले, इनका इनका क्या होता है ना, इनका अलग से ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, सरकार ने बना रखा है। आर्मी के लिए अलग है, नेवल के लिए अलग है, एयरफोर्सेस के लिए अलग है, ठीक है। ये ग्रुप फंड, ये इंश्योरेंस ग्रुप फंड इन आर्मी ऑफिसर्स को, नेवी ऑफिसर्स को, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं। तो आप खुद बताओ, क्या इन लोगों से आप जीएसटी लोगे? हैं बेचारे पहले ही अपने परिवार को छोड़ के हमारी सेवा कर रहे हैं, उनसे आप जीएसटी और लोगे? ठीक है, तो वो साफ सी बात है, एग्जाम्प्ट किया हुआ, ठीक है जी। थर्ड, नेवल वाले, नेवी के मेंबर्स तो होते हैं, कोस्ट गार्ड के भी मेंबर्स होते हैं। कोस्ट गार्ड एक तरह से पुलिस ही है, ठीक है। नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने अगर नेवी के मेंबर्स को लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दी तो वो एंट्री 29 में एग्जाम्प्ट है। अगर कोस्ट गार्ड के मेंबर्स को दी तो 29A में एग्जाम्प्ट है। उनको भी, वो भी तो वो सेवा ही कर रहे हैं ना यार देश की, ठीक है। अच्छा, और कौन सेवा कर रहा है फोर्सेज में? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंश्योरेंस फंड ने अगर उस सीएपीएफ के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जो जवान हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दी, वो भी एग्जाम्प्ट है, एंट्री नंबर 29B में। तो वो 29, फिर 29A, फिर 29B, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पशन है, ये वाली तो एग्जाम्पशन, सॉरी, अमेंडमेंट है, ठीक है, समझ गए। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इनके ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, कोस्ट गार्ड एक अलग से याद करना है, इन पांचों के मेंबर्स को अगर सर्विस दी लाइफ इंश्योरेंस की तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मोदी जी से याद करो, मोदी जी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एग्जाम्प्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अगर इंश्योरेंस मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एग्जाम्प्ट, ठीक है। फिर ये दो एंट्रीज, इनको आप केजरीवाल साहब से याद कर सकते हो। केजरीवाल साहब की पार्टी का क्या नाम है? आम आदमी, तो आम आदमी बीमा योजना। और केजरीवाल साहब हमेशा से क्या कहते हैं जी, हम तो बड़े छोटे लोग हैं, तो छोटे मतलब माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है? अप टू 2 लाख का अगर लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जनाश्री और वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स को बोलते हैं ना, और जनाश्री बीमा योजना, ये आप एक बार पढ़ लोगे, याद रह जाएगी, ठीक है। ये स्कीम्स हैं, यही कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्कीम छोड़ दी। जो नीचे जनरल इंश्योरेंस में भी 18 स्कीम्स हैं, एंट्री में वो 18 ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सैंपल के लिए भाई ये 4-5 हैं फिर बाकी देख लेना, सारी लिख दी इसके अंदर, कुछ भी मिस ना हो, बाद में ना कहना सर ये स्कीम तो लिखी नहीं थी, ठीक है। अब एक पॉइंट, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, और एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम को एनपीएस ट्रस्ट मैनेज करता है, ठीक है।
एनपीएस के अंदर जब पेंशन मिलती है, ठीक है, जब भी वो पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद दो चीज़ें होती हैं कि भाई एक तो आप लमसम अमाउंट ले सकते हो बट उसके ऊपर लिमिट है, ठीक है, और जब बच जाता है उससे आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। वो एन्युटी क्या है? एन्युटी का क्या मतलब है? भाई आपको पीरियोडिकली पेमेंट मिलती रहेगी। तो जब वो बंदा, जब उसकी वो पेमेंट ड्यू हो रही है और उसके बाद वो जितना अमाउंट तो विड्रॉ कर रहा है वो तो चलो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, जितना अमाउंट बच गया जिससे वो एन्युटी परचेज कर रहा है, अब वो एनपीएस ट्रस्ट पैसे ले रहा है। एनपीएस ट्रस्ट वो जितना भी बैलेंस बच गया वो पैसा एनपीएस ट्रस्ट ले रहा है और उसके बदले वो एन्युटी वाली सर्विस दे रहा है किसको? जो एनपीएस का होल्डर है ना। तो ये जो एन्युटी परचेज करी होल्डर ने, वो वाली जो सर्विस एनपीएस ट्रस्ट दे रहा है वो भी एग्जम्प्ट है। बात समझे? एनपीएस ट्रस्ट ने पेंशन वाली सर्विस दी, ठीक है, आपकी जिस दिन ड्यू डेट है, ठीक है, आप सारा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है, आप एक पोर्शन विड्रॉ करवा सकते हो, विड्रॉ करवा लिया वो अलग बात है, बाकी पोर्शन से आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ती है जिसके बदले आपको एनपीएस ट्रस्ट पीरियोडिकली पेमेंट करता रहता है। तो एक तरह से एनपीएस ट्रस्ट आपको सर्विस दे रहा है एन्युटी की, है ना, और आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो एन्युटी परचेज करने के लिए, है ना। तो ये जो सर्विस एनपीएस ट्रस्ट आपको दे रहा है जिसके बदले वो आपसे पैसे ले रहा है वो क्या है? सर्विस एग्जेम्प्ट है। मतलब यार आपका पैसा आपको पीरियोडिकली दे देगा, कुछ ब्याज व्याज लगा के उस पर, ठीक है, और ये जो वो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये एनपीएस ट्रस्ट भी तो बहुत सारी सर्विसेज लेता है, एनपीएस ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एनपीएस ट्रस्ट इन मेंबर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस दे रहा है, इनके सबके अकाउंट्स को एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, इनके सबके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है, इनकी पेंशन्स को मैनेज कर रहा है, और इसके बदले अगर ये कुछ फीस चार्ज कर रहा है, ये मेंबर से एनपीएस ट्रस्ट कुछ फीस चार्ज कर रहा है, तो ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 31B में, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में मेनली हमने आर्मी नेवी वाले पढ़ लिए, ठीक है, हमने प्रधानमंत्री की योजनाएं पढ़ ली और 3-4 योजनाएं और थी वो पढ़ ली, बचा के एनपीएस ट्रस्ट एन्युटी परचेज से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, और एनपीएस ट्रस्ट अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी एग्जेम्प्ट हैं। इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को रादर, ठीक है, इंश्योरर को आईआरडीए से जो भी सर्विस मिलती है वो सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है जहां पर प्रीमियम इसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने पे करा है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 40 में। तो देखो, इंश्योरर ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को सर्विस दी इंश्योरेंस की तो वो एग्जेम्प्ट है सारी, ठीक है। अब उसके अलावा जितने लोग बच गए उसके लिए फिर ये पूरा चार्ट है आगे वाला जो अभी पढ़ लिया हमने, लाइफ इंश्योरेंस वाला और जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, समझ गए? टोटल प्रीमियम पेड बाय सीजी एसजी यूटी। अब जिस इंश्योरेंस कंपनी ने ये वाली सर्विस दी, ये एंट्री नंबर 36 वाली सर्विस दी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, या फिर ये एंट्री नंबर 35 जनरल इंश्योरेंस वाली जो सर्विस थी, ये वाली सर्विस जिस इंश्योरेंस कंपनी ने दी, देखो ऐसा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी है, इसने आगे किसी भी पर्सन को, जो भी मतलब पर्सन उस एंट्री में है, अंडर एंट्री 35, 36 और 40 सर्विस दी, एग्जेम्प्ट थी, ठीक है। हो सकता है ना इस इंश्योरर ने किसी और इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस करवाया हो। री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो जो प्रीमियम ले रही है उस पर्सन से उसका कुछ हिस्सा इस री इंश्योरर को देगी, और जो लाइबिलिटी है इंश्योरेंस की वो री इंश्योरर जो है वो शेयर करेगा, है ना। या तो ऐसा करेगी, मान लो 100 स्कीम है, 100 पर्सन है, 50 लोगों का इंश्योरेंस इस पीछे वाली री इंश्योरर को दे देगी, ठीक है, या फिर 100 की 100 जो पर्सन है उनका 50-50% इसको दे देगी, उसके बदले इससे प्रीमियम शेयर करेगी। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो री इंश्योरर है, इसने जो इस इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी विद रिगार्ड टू दीज थ्री एंट्रीज, इस 3 एंट्रीज में जो जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट है, ये लिखी हुई एंट्री नंबर 36A में री इंश्योरेंस सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी? उन स्कीम्स की, उन इंश्योरेंस टाइप्स की जो एंट्री नंबर 40 में, एंट्री नंबर 36 में, एंट्री नंबर 35 में कवर हो रहे हैं। जो एरोज लगा रखे हैं ना मैंने, ये जो मैंने लाइंस बना रखी हैं, ये इसीलिए बना रखी हैं, ये देखो, एक सेकेंड, दिख रही होगी वैसे तो, ये देखो,
ये देखो ये एरो दिखा, ये देखो ये जो एरो बना रखा है ना, ये वाला एरो, ये वाला एरो, इन 3 स्कीम से रिलेटेड री इंश्योरेंस अगर है तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो अब एक बारी फिर से मैं बोल देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी 2 टाइप की सर्विसेज ले रही है, एक तो IRDAI से ले रही है, एग्जाम्प्ट है, एक री इंश्योरेंस की सर्विस ले रही है विद रिगार्ड टू 3 एंट्रीज, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को सर्विस दे रही है, कोई भी इंश्योरेंस की सर्विस वो एग्जाम्प्ट है। उसके अलावा जितने लोग बच गए, लाइफ इंश्योरेंस में आर्मी नेवी वाली एग्जाम्प्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज क्योंकि अमेंडमेंट है और इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं, 2-3 स्कीम्स उसके अलावा हैं, वो सारी एग्जाम्प्ट है। NPS ट्रस्ट की एन्युटी परचेज रिलेटेड अगर सर्विस है तो वो एग्जाम्प्ट है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन फी ले रही है वो NPS ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस दे रही है अपने मेंबर्स को, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी मैंने कैटेगरीज बना दी हैं, इनको आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी, इनमें कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो यही था हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस वाला का चार्ट मैंने आपको करवा दिया है। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपको इस वीडियो को तो देखने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इन चार्ट से पढ़ लोगे सफिशिएंट है। एग्जाम्पशन वेटेज वाइज बहुत कम है, बट दिमाग में ना बोझ बना रहता है कि यार एग्जाम्पशन पूरी की पूरी एक अलग से बुक, इतना मोटा सा चैप्टर है, काफ़ी बार टीचर्स तो अलग से बुक बना के दे देते हैं कि यार पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। तो इन चार्ट्स में 12 पेजेस हैं टोटल, जो GST के एग्जाम्पशन हैं 12 पेजेस हैं। 12 में मैंने 108 या 110 एंट्रीज कवर कर दी हैं। कौन कौन से सेक्टर्स बचे मैं बता दूं, रियल एस्टेट बचा है, लेकिन उसके अलग से अगर मैं एग्जाम्पशन एंट्रीज बताऊंगा ना तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी उस कॉन्सेप्ट की, उसको अलग से पूरा रियल एस्टेट का अलग से टॉपिक है उसके साथ कवर करूंगा। दूसरा लीगल सर्विसेज का है, उसको मैं RCM की एंट्री के साथ कवर करूंगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ यार चैनल को फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।